नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला में हम यूँ कह सकते हैं कि जो बूंदी चित्र शैली का एक वीडियो था हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन, वो दोस्तों गलती से डिलीट हो गया था। इस कारण दोस्तों पहले कोटा और शेखावाटी शैली के वीडियो अपलोड किए गए थे। आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि बूंदी शैली का वीडियो डालिएगा, तो दोस्तों आज अपन उस बूंदी शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आइए बूंदी शैली के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों बूंदी शैली पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये देखिएगा, देखो बूंदी जो शैली थी वो कौन सी स्कूल के अधीन आती थी। सबसे पहले आप ये देखिएगा, तो हमने पढ़ा था राजस्थान में चित्रकला की 4 स्कूलें थी। देखिएगा, एक स्कूल का नाम था मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, डूंडाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और एक कौन सी थी, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, तो राजस्थान में चित्रकला की एक स्कूल और उस स्कूल का नाम बताओ क्या था, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। बताओ स्कूल का नाम क्या था, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। दोस्तों ये वेरी सिंपल है। देखिएगा, इसको अगर आप हिंदी में इसका स्थानांतरित करके पढ़ोगे तो ये बहुत सिंपल है। देखो हाड़ौती, हाड़ौती का मतलब क्या है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके बाद में क्या रहा है, स्कूल। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, ओप का मतलब होता है का, और पेंटिंग का मतलब होता है चित्रकला। अर्थात चित्रकला का एक ऐसा विद्यालय जो हाड़ौती में पनपा था, उसको क्या कहा गया था, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अब देखिएगा, बताओ स्कूल का नाम क्या था, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, हम यूं कह सकते हैं। और दोस्तों हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन हम यूं कह सकते हैं कि इसमें टोटल देखिएगा कुछ उप शैलियां आती थी। देखिएगा, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जो सबसे पहली शैली थी दोस्तों, उसका नाम था बूंदी शैली। बताओ हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की सबसे पहली उप शैली या लघु शैली का नाम क्या था, बूंदी शैली। उसके बाद में देखिएगा, बूंदी से टूटकर हम यूं कह सकते हैं अलग हुआ था कोटा। और दोस्तों कोटा में जो चित्रकला की शैली पनपी, बताओ उसे क्या कहा गया, कोटा शैली कहा गया। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा कोटा से टूटकर एक रियासत का निर्माण हुआ था झालावाड़ का। और बताओ झालावाड़ में जो चित्रकला की शैली पनपी उसे क्या कहा गया, झालावाड़ शैली। दोस्तों हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन यही मुख्य 3 शैलियां हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि हाड़ौती स्कूल के अधीन जो लघु शैली आती है उनकी संख्या कितनी है, 3 है, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। लेकिन इसके अतिरिक्त आप ध्यान रख सकते हो कि इस बूंदी शैली से 2 छोटी छोटी शैलियों का और जन्म हुआ है। देखिएगा, बूंदी शैली से और कौन कौन सी शैलियों का जन्म हुआ था, तो दोस्तों एक का नाम था इंद्रगढ़ शैली। ध्यान रखिएगा, इंद्रगढ़ शैली बूंदी रियासत के अधीन एक ठिकाना आता था और उस ठिकाने का नाम बताओ क्या था, इंद्रगढ़। दोस्तों आपने सुना भी होगा, राजस्थान की लोक देवियों में एक देवी आती है बीजासन माता, और हम यूं कह सकते हैं कि बीजासन माता का मंदिर भी कहां पर है, इंद्रगढ़ में है। देखिएगा, बताओ इंद्रगढ़ में कौन सी माता का मंदिर है, बीजासन माता का मंदिर है। देखिएगा, बीजासन माता यहां विराजमान है। इसको याद भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, देखिएगा कि देखिएगा बीजासन माता का मंदिर कहां पर है, इंद्रगढ़ में, और इंद्रगढ़ कहां पर है, बूंदी में। अब देखो याद ऐसे रखना है, देखिएगा जो इंद्र भगवान होते हैं वो बारिश करवाते हैं। बारिश कैसे, बूंद बूंद, तो इंद्र से इंद्रगढ़, बूंद बूंद से बूंदी। और जब इंद्र भगवान बूंद बूंद करके बारिश करवाते हैं तो क्या अंकुरित होते हैं, बीज, और बीज से याद क्या रखना है, बीजासन माता। और एक दोस्तों बूंदी शैली के अधीन एक शैली आती है जिसका नाम है दुगारी शैली। ये 2 छोटी छोटी ऐसी शैलियां थी जिनका जन्म बूंदी शैली से माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन ये शैलियां आती है। अब देखिएगा, हमने कोटा शैली के बारे में पढ़ा था, झालावाड़ शैली में कुछ था ही नहीं, अंग्रेजों के बाद में स्थापित हुई थी, ठीक है। तो अब बताओ आपको किसके बारे में पढ़ना है, बूंदी शैली के बारे में। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक होगा वो बूंदी चित्र शैली होगा, या इसी के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, बूंदी शैली के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों हम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो बूंदी की स्थापना को लेकर उससे संबंधित रहे थे। अर्थात बूंदी की स्थापना कैसे और किस प्रकार हुई थी। देखिएगा, बूंदी की स्थापना के पीछे क्या कंसेप्ट रहा था। देखिएगा दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कि ये अपना राजस्थान है। बताओ ये क्या है, राजस्थान है। इस राजस्थान के बीचों बीच में देखिएगा लगभग यहाँ पर
एक झील हुआ करती है, देखिएगा, और इस झील का नाम बताओ क्या है? सांबर झील। बताओ दोस्तों, इस झील का नाम क्या है? सांबर। हम यूं कह सकते हैं झील का नाम क्या है? सांबर झील, जो राजस्थान के लगभग 3 जिलों में फैली हुई है। इसका लगभग 90% जो पार्ट है वो जयपुर में है, कुछ पार्ट अजमेर में और कुछ पार्ट नागौर जिलों में है। इन तीनों जिलों में एक झील फैली हुई है और उसका नाम बताओ क्या है? सांबर। दोस्तों देखिएगा, लगभग 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में इस सांबर झील के चारों तरफ एक वंश रहने लगा था। हम यूं कह सकते हैं एक वंश की उत्पत्ति हुई थी, और वो वंश कौन सी झील के चारों तरफ रहता था? सांबर झील के चारों तरफ रहता था। और दोस्तों सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण उस वंश का नाम हम यूं कह सकते हैं कि चहमान वंश पड़ गया। और दोस्तों इसी चहमान का अपभ्रंश आगे जाकर चौहान हो गया। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि चौहान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों चौहान का शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ निवास करने वाले। लेकिन किसके चारों तरफ निवास करने वाले? सांबर झील। जो वंश सांबर झील के चारों तरफ निवास करता था उसी को क्या कहा गया था? चौहान। और दोस्तों जो सांबर के चौहान है, ध्यान रखिएगा, इन सांबर के चौहानों को शाकंभरी या सपाद लक्ष के चौहान भी कहा जाता है। सांबर के चौहानों को क्या कहा जाता है? शाकंभरी या सपाद लक्ष के चौहान। शाकंभरी या सपाद लक्ष के चौहान। दोस्तों शाकंभरी के चौहान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कुलदेवी शाकंभरी माता। देखिएगा, सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन थी? शाकंभरी माता। और दोस्तों सपाद लक्ष, देखिएगा, सपाद का मतलब है सवा और लक्ष का मतलब क्या है? लाख है। ये देखिएगा, ये दो शब्द है। सपाद का मतलब क्या होगा? सवा, और बताओ लक्ष का मतलब क्या होगा? लाख है। दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि जो सांबर झील के आसपास के 1.25 लाख गांव थे, उन 1.25 लाख गांवों पर इन चौहान वंश के राजाओं का अधिकार था और इनके अधीन 1.25 लाख गांव हुआ करते थे, इसलिए भी इनको सपाद लक्ष के चौहान कहा गया था। देखिएगा, इसी समय हम यूं कह सकते हैं कि अपना जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग था, देखिएगा ये वाला, इस जगह पर दोस्तों एक मीना था और उस मीना का नाम था बूंदा मीना। बताओ मीना का नाम क्या था? बूंदा मीना। और दोस्तों इस बूंदा मीना ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के कुछ क्षेत्र पर अधिकार करके और इसने अपने नाम से एक जगह स्थापित की थी और इस जगह को बताओ अभी क्या कहा जाता है? बूंदी। तो हम यूं कह सकते हैं कि बूंदी के संस्थापक कौन थे? बूंदा मीना थे। लेकिन दोस्तों बूंदा मीना की मृत्यु के बाद में, देखिएगा, बूंदा मीना की मृत्यु के बाद में बूंदी का राजा बना जेता मीना। बताओ, बूंदा मीना की मृत्यु के बाद में बूंदी का राजा कौन बना? जेता मीना बना। और दोस्तों जिस समय बूंदी का राजा जेता मीना हुआ करता था, उस समय हम यूं कह सकते हैं कि इन सांबर के चौहानों में एक प्रतापी शासक पैदा हुए थे और उनका नाम था देवन सिंह हाड़ा। बताओ नाम क्या था उनका? देवन सिंह हाड़ा था। और दोस्तों ये देवन सिंह हाड़ा एक बहादुर व्यक्ति थे, अपनी रियासत का सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे और इसी उद्देश्य से इस देवन सिंह हाड़ा ने, बताओ, आक्रमण किस पे कर दिया? जेता मीना पर। और जेता मीना को युद्ध के मैदान में हराकर, बताओ, जेता मीना से क्या छीन ली? बूंदी। और यही से बूंदी पर कौन से वंश की नींव रखी? हाड़ा वंश की। और दोस्तों जो उस समय का बूंदी था, उसी बूंदी से टूटकर अलग हुआ था कोटा, कोटा से टूटा अलग हुआ था झालावाड़, और झालावाड़, कोटा, बूंदी, इन सबको मिला के 12। इसलिए दोस्तों ये जो चारों जिले हैं, ध्यान रखिएगा, उनको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कौन सा वंश राज करके गया था? हाड़ा वंश राज करके गया था। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ से समझनी है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ में पूछे कि सबसे प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीन कौन है? बूंदी। बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़ और झालावाड़ के बाद में 12। तो ये दोस्तों कुछ प्रश्न जो है वो आपको अच्छे से याद करने। हमने अभी बूंदी शैली के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। हमने अभी सिर्फ बूंदी शैली का या बूंदी रियासत की स्थापना किस प्रकार हुई थी उसके ऊपर प्रकाश डाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस प्रकार देखिएगा, बूंदा मीना ने बूंदी की स्थापना की थी, लेकिन दोस्तों सांबर या सपाद लक्ष के चौहानों ने यहां पर अपना अधिकार कायम किया और हाड़ा वंश के राजाओं द्वारा
राज किए जाने के कारण बताओ ये क्षेत्र क्या कहलाया, हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। अब दोस्तों अपन बूंदी चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन जो चित्र शैली आती है बूंदी चित्र शैली। देखिएगा बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा जो बूंदी है ये अपने राजस्थान में एक हाड़ा वंश की रियासत हुआ करती थी। देखिएगा और जो बूंदी में चित्रकला की शैली अस्तित्व में आई या यहाँ पर जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसी को क्या कहा गया था, बूंदी शैली या बूंदी चित्र शैली कहा गया था। देखिएगा दोस्तों बूंदी शैली की अपने आप में कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने हर शैली की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। दोस्तों राजस्थान की प्रत्येक शैली में पशु और पक्षियों का चित्रण हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर चित्रों को सुंदर और आकर्षक बनाना है तो पशु पक्षियों का चित्रण अवश्य करना होगा। लेकिन दोस्तों राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, बताओ उस शैली का नाम क्या है, बूंदी चित्र शैली। तो देखिएगा बूंदी चित्र शैली के बारे में देखिएगा हम सबसे पहले यूं कह सकते हैं इसकी जो विशेषता है, देखिएगा बूंदी चित्र शैली की विशेषता में हम यूं कह सकते हैं इस शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। बताओ सर्वाधिक किसका चित्रण हुआ है, पशु पक्षियों का। इस प्रकार दोस्तों यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिएगा पशु पक्षियों का चित्रण राजस्थान की हर शैली में हुआ है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक शब्द है सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब है सबसे ज्यादा। इसको इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि जहां पर बूंद बूंद करके पानी गिरेगा बूंदी, वहीं पर कौन आएंगे, पशु और पक्षी आएंगे। इस प्रकार दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके अलावा देखिएगा बूंदी चित्र शैली में हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा बूंदी शैली के रंगों के बारे में अपने अध्ययन किया था। जब चित्रकला नामक टॉपिक हमने शुरू किया था तो उसके दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने आपको रंग संयोजन के बारे में पढ़ाया था। हर शैली का अलग अलग रंग था और हर शैली में कुछ रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ था। इसके बारे में दोस्तों हमने वहां चर्चा की थी। ध्यान रखिएगा बूंदी शैली में जिन रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, देखिएगा बूंदी शैली में जिस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था वो एक तो था हरा, एक था दोस्तों सुनहरा और एक हम यूं कह सकते हैं चांदी। हरा, सुनहरा और चांदी। देखिएगा इन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। बताओ कौन सी शैली में, बूंदी शैली में। इसको अपन इस प्रकार याद कर सकते हैं कि एक पेड़ था और वो पेड़ बिना पानी के या पानी की कमी के सूख गया था, तो हमने क्या किया, उसमें बूंद बूंद करके क्या डाला, पानी। दोस्तों उससे याद रखना बूंदी। अब जब बूंद बूंद करके पानी डालोगे तो बताओ पेड़ सबसे पहले क्या होगा, हरा होगा। और फिर आपको उस पेड़ से इतनी आय प्राप्त हुई कि आपने सोना और चांदी खरीदे। सोना और चांदी क्यों खरीदे, क्योंकि कैश पैसे नहीं रखने चाहिए। क्या पता अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो कब नोटबंदी लगा दे, ठीक है, तो हमेशा क्या खरीदना है, सोने और चांदी। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इन रंगों का प्रयोग भी बूंदी शैली में हुआ है। इसके अलावा देखिएगा हम यूं कह सकते हैं नाचते हुए मोर का चित्रण, नाचते हुए मोर का चित्रण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाचते हुए मोर का चित्रण, देखिएगा यहां से आपको जो एग्जाम में प्रश्न आएगा उसको अच्छे से देखना है। देखिएगा ये ऐसे भी हो सकता है, हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा कि मोर का चित्रण राजस्थान की कौन कौन सी शैली में हुआ है। तो दोस्तों मोर का चित्रण राजस्थान की प्रत्येक शैली में हुआ है। दोस्तों इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए कि मोर का चित्रण, देखिएगा मोर का चित्रण, तो ध्यान रखिएगा मोर का चित्रण राजस्थान की प्रत्येक शैली में हुआ है। प्रत्येक शैली का मतलब है लगभग सभी शैलियों में
बताओ किसका चित्रण हुआ है, मोर का चित्रण हुआ है। लेकिन देखिएगा यहां पर एक शब्द आ रहा है नाचते हुए मोर का चित्रण। नाचते हुए मोर का चित्रण केवल और केवल कहां हुआ है, बूंदी शैली में। इसको इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि जहां पर बूंद बूंद करके पानी गिरेगा वहीं पर कौन नाचेगा, मोर नाचेगा। तो इस प्रकार भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थानी चित्रकला में जो चित्र बने हैं, देखिएगा दोस्तों चित्र किस प्रकार बनते हैं या चित्र में क्या क्या होता है। देखिएगा, देखो जब चित्र बनता है तो उसमें एक तो होता है मुख्य चित्र, जैसे कि देखिएगा ये अपन किसी व्यक्ति का क्या बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ये इसका मुख्य चित्र है, ये देखिएगा। अब दोस्तों इस चित्र को और सुंदर प्रकट करने के लिए हम बताओ क्या करते हैं, इस चित्र के चारों तरफ हम यूं कह सकते हैं कि फ्रेम बनाते हैं। बताओ क्या बनाते हैं, फ्रेम। फ्रेम का मतलब होता है जो इसकी बॉर्डर बनाई जाती है चित्र की, इस प्रकार की। देखिएगा ये क्या बन गई, बॉर्डर। अब देखिएगा लगभग आपने देखा होगा राजस्थान की हर शैली में इस प्रकार के चित्र मिलते हैं, चित्र और उसके चारों तरफ क्या होगी, बॉर्डर, लाइनिंग। लेकिन दोस्तों बूंदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें लाइनिंग सर्वाधिक हुई है। देखिएगा आपको खूब लाइनिंग मिलेगा इसमें, या लाइनों का सर्वाधिक प्रयोग है राजस्थान की जिस शैली में हुआ है उस शैली का नाम बताओ क्या है, बूंदी शैली है। देखिएगा इस प्रकार के भी, और मुख्य चित्रों में भी लाइनों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, सीधी रेखाएं खींची गई है। तो हम यूं कह सकते हैं कि यह भी बूंदी शैली की क्या है, एक विशेषता है। सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक लाइनों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। इस प्रकार दोस्तों ये बूंदी शैली की कुछ विशेषता है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा बूंदी शैली की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि देखिएगा इस शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। दोस्तों बूंदी शैली में जिन रंगों का प्रयोग हुआ है वो रंग है हरा, सुनहरा और बताओ कौन सा, चांदी कलर का। इसके अलावा देखिएगा नाचते हुए मोर का चित्रण बूंदी शैली की विशेषता है, और राजस्थान की ऐसी चित्र शैली जिसके चित्रों में सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग हुआ है वो भी बताओ कौन सी है, बूंदी शैली है। ये दोस्तों बूंदी शैली की कुछ विशेषताएं हैं। अब देखिएगा हम सभी जानते हुए आए हैं। देखिएगा अपने राजस्थान में दोस्तों एक दुर्ग है, और उस दुर्ग का नाम बताओ क्या है, तारागढ़ दुर्ग। देखिएगा हम सभी ये जानते हैं तारागढ़ दुर्गों की संख्या बताओ कितनी है, 2 है। देखिएगा एक तारागढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, अजमेर में, और एक तारागढ़ दुर्ग स्थित बताओ कहाँ है, बूंदी में स्थित है। देखिएगा दोस्तों हमने राजस्थान की चित्रकला में एक पॉइंट पढ़ा था, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण का मतलब ऐसे चित्र जो कहाँ बनते हो, दीवारों पर, भीतों पर जो चित्र बनते हैं उसको क्या कहते हैं, भित्ति चित्रण। तो भित्ति चित्रण के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भित्ति चित्रण राजस्थान में सबसे पहले आमेर शैली में आया था, लेकिन भित्ति चित्रण सर्वाधिक जो फेमस था वो था हाड़ौती का और शेखावाटी का। उसमें भी हाड़ौती नंबर 1 पर है और शेखावाटी नंबर 2 पर था। तो दोस्तों हाड़ौती का भित्ति चित्रण क्यों प्रसिद्ध था, आइए अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों बूंदी में हाड़ा वंश के राजाओं का, बूंदी में हाड़ा वंश के राजाओं का एक दुर्ग था। बूंदी के हाड़ा वंश के राजाओं का क्या था, एक दुर्ग था। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो आकृति थी, देखिएगा इस दुर्ग की जो आकृति है ये तारानुमा थी। और दोस्तों इस दुर्ग की आकृति तारानुमा होने के कारण ही देखिएगा इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था, तारागढ़ दुर्ग पड़ा था। और बताओ तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बूंदी में। जबकि दोस्तों अजमेर के तारागढ़ के निर्माण के पीछे अलग तथ्य हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। देखिएगा ये जो बूंदी का तारागढ़ है दोस्तों, इस बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में एक छोटा सा एक लघु महल बना हुआ है। एक देखिएगा छोटा सा एक महल है, और इस महल को देखिएगा इस महल को चित्रशाला के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर यूं कहा जाए कि चित्रशाला नामक महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों चित्रशाला बूंदी के तारागढ़ में स्थित है। इसी को दोस्तों चित्रशाला के अलावा इसको रंगशाला भी कहा जाता है। बताओ चित्रशाला के अलावा इसको क्या कहते हैं, रंगशाला। और इसी को दोस्तों अनिरुद्ध महल कहा जाता है।
क्योंकि अनिरुद्ध नाम के एक शासक हुए थे बूंदी के, और इन्होंने इसके ऊपर चित्रकारी करवाई थी। तो दोस्तों चित्रशाला, रंगशाला या अनिरुद्ध महल कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। और दोस्तों जो बूंदी की चित्रकला जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, देखिएगा उसके पीछे ये रीजन है कि ये जो चित्रशाला था दोस्तों, इसके ऊपर जो चित्र बने हुए हैं या चित्रशाला के ऊपर जो भित्ति चित्रण हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, विश्व में प्रसिद्ध है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ का भित्ति चित्रण फेमस है। देखिएगा क्योंकि यहाँ पर भित्ति चित्रण, भित्तों पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है। देखिएगा हम यूं कह सकते हैं, इसलिए इसको बताओ क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग। बताओ भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? चित्रशाला को कहा जाता है, जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ये जो चित्रशाला नामक महल है, यदि आपसे पूछे कि इस महल का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों बूंदी के राजा थे राव उमेद सिंह हाड़ा या महाराव उमेद सिंह हाड़ा। देखिएगा महाराव उमेद सिंह हाड़ा ने इस महल का निर्माण करवाया था, और इसे भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, बूंदी जो चित्र शैली है वो राजस्थान की कौन कौन सी शैलियों से प्रभावित है, या बूंदी शैली पर किस किस शैली का प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले आप ये देखिएगा, बूंदी शैली पर हम यूं कह सकते हैं जो प्रभाव पड़ता है, देखिएगा वो पड़ता है मेवाड़ शैली का। बूंदी शैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम राजस्थान के राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये चीज पढ़ेंगे कि मेवाड़ पर एक वंश राज करके गया था गुहिल, और बूंदी पर हाड़ा वंश के राजाओं का राज था। लेकिन दोस्तों राजस्थान की हर रियासत के राजवंश प्रारंभ में या अपनी रियासत की स्थापना के समय किसी न किसी अन्य शक्तिशाली वंश के सामंत जरूर रहे हैं। जैसे कि चौहान जो थे, ये चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। फिर आए गुहिल, गुहिल चौहानों के सामंत हुआ करते थे। और हाड़ा भी दोस्तों, हाड़ा जो थे वो गुहिलों के सामंत थे। अर्थात बूंदी पहले मेवाड़ शैली से प्रभावित था, लेकिन ध्यान रखिएगा बूंदी रियासत भी पहले मेवाड़ के अंडर आता था, लेकिन महाराणा कुंभा के समय बूंदी एक स्वतंत्र रियासत के रूप में पनपा था। तो एक तो बताओ कौन सी शैली का प्रभाव पड़ गया? मेवाड़ शैली का। मेवाड़ शैली के अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ता है। दक्षिण शैली का प्रभाव भी यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मराठा शैली का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मराठा सबसे पहले कहाँ आए थे? बूंदी में आए थे अमर कुंवरी के बुलाने पे। देखिएगा, और एक हम यूं कह सकते हैं ईरानी शैली। बताओ कौन सी शैली? ईरानी शैली। इन सभी शैलियों से प्रभावित है बूंदी शैली। तो देखिएगा बूंदी शैली पर कुल कितनी शैलियों का प्रभाव पड़ता है? 4 शैलियों का। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। तो बताओ बूंदी शैली पर कितनी शैलियों का प्रभाव पड़ता है? 4 शैलियों का। मेवाड़, दक्षिण, मराठा और ईरानी शैली। बताओ चित्रशाला या रंगशाला नामक महल कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। निर्माण इसका उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया था, और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भित्ति चित्रण हुआ है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, देखिएगा बूंदी चित्र शैली का प्रारंभकर्ता कौन था? देखिएगा इसके बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे, जिसके समय उस चित्र शैली में चित्र बनना प्रारंभ होते हैं उसको बताओ क्या कहा जाता है? प्रारंभकर्ता कहा जाता है। दोस्तों बूंदी के एक शासक थे और उनका नाम था राम सिंह हाड़ा। बताओ बूंदी के राजा कौन थे? राम सिंह हाड़ा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, बूंदी में राम सिंह नाम के भी 2 शासक बने थे। बूंदी में हम यूं कह सकते हैं कि जो देखिएगा, हम यूं भी कह सकते हैं कि राम सिंह नाम के राजा कोटा में भी थे, बूंदी में भी थे और जयपुर में भी थे। लेकिन देखिएगा यहां पर जो बूंदी शैली का प्रारंभ करता था दोस्तों, देखिएगा जो बूंदी शैली का प्रारंभ करता था उसका नाम हुआ करता था भाऊ सिंह। बताओ बूंदी शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? भाऊ सिंह के समय हुआ था, या भाऊ सिंह के समय
यह शैली अस्तित्व में आई थी। लेकिन दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि जब बूंदी शैली अस्तित्व में आई थी तो प्रारंभ में ये मेवाड़ शैली के अधीन हुआ करती थी। लेकिन हम यूं कह सकते हैं आगे जाकर देखिएगा बूंदी में एक राजा बने थे और उनका नाम था सुरजनहाड़ा। बताओ बूंदी के शासक कौन थे? सुरजनहाड़ा। दोस्तों ये वो सुरजनहाड़ा है जिन्होंने अकबर की अधीनता तो स्वीकार की थी लेकिन उसे नानी याद दिलवा कर की थी। देखिएगा जिस समय अकबर नागौर दरबार लगा के 1570 ईस्वी में पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन कर चुका था और भी लगभग राजस्थान की प्रत्येक रियासत को अकबर अपने अधीन कर चुका था, उसी समय दोस्तों बूंदी के शासक हुआ करते थे सुरजनहाड़ा और उनके अधिकार में रणथंभौर दुर्ग भी हुआ करता था। देखिएगा जब अकबर ने जयपुर के भगवंत दास के नेतृत्व में रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया था और उस दुर्ग के भीतर सुरजनहाड़ा मौजूद थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब आपसी सैनिकों और सरदारों का दबाव था कि अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए तो सुरजनहाड़ा ने इस शर्त पर यह कहा कि मेरे दरबार में कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं आना चाहिए, तभी मैं मुगलों की क्या करूंगा? अधीनता स्वीकार करूंगा। दोस्तों अकबर ने अपने हिंदू सेनापति भगवंत दास को सुरजनहाड़ा के पास में अधीनता के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। लेकिन अकबर सुरजनहाड़ा को देखना चाहता था कि ऐसा कौन हिंदू शासक है जो एक मुस्लिम को देखना नहीं चाहता है। इसलिए दोस्तों भगवंत दास जो है उसका नौकर बनकर अकबर गया था सुरजनहाड़ा के सामने, क्योंकि सुरजनहाड़ा ने अकबर को कभी देखा नहीं है, ठीक है। और भगवंत दास का नौकर बनके और अकबर कहाँ गया था? सुरजनहाड़ा के सामने। जैसे ही भगवंत दास ने सुरजनहाड़ा को यह कहा कि मुगलों की अधीनता हम जयपुर के कच्छावा वंश के राजाओं ने तो कर ली है, आपको भी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अपने तख्त पर बैठे थे सुरजनहाड़ा और इनके हाथ में एक नारियल था, तो इनको इतना गुस्सा आता है कि उस नारियल को ये दबाते हैं तो उस नारियल की जो चिटक होती है वो ऊपर उछलती है और वो नारियल फूट जाता है। ये दृश्य देखकर अकबर वहां से भाग गया था कि अगर सुरजनहाड़ा को ये पता चला कि मैं ही अकबर हूं तो नारियल की जगह मेरा सर होगा और जो चिटके थी उनकी जगह मेरी आंखें होगी। इस प्रकार का राजा कौन था? सुरजनहाड़ा। दोस्तों सुरजनहाड़ा के समय जो बूंदी शैली थी वो स्वतंत्र हो गई थी। बताओ सुरजनहाड़ा के समय बूंदी शैली क्या हो गई थी? स्वतंत्र। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट बूंदी रियासत। बूंदी रियासत तो महाराणा कुंभा के समय स्वतंत्र हुई थी, यहां पर हम पढ़ रहे हैं बूंदी शैली। और बूंदी शैली किसके समय स्वतंत्र हुई थी? सुरजनहाड़ा के समय। अब देखिएगा दोस्तों इस सुरजनहाड़ा का एक पोता था जिनका नाम था रतन सिंह हाड़ा। बताओ सुरजनहाड़ा का पोता कौन? रतन सिंह हाड़ा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। देखिएगा अभी हमने पढ़ा था सुरजनहाड़ा के समकालीन हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कौन है? बताओ अकबर है। जबकि रतन सिंह हाड़ा के समकालीन हिंदुस्तान का मुगल बादशाह था जहांगीर, जो अकबर का बेटा था। अर्थात जिस समय हिंदुस्तान का मुगल बादशाह जहांगीर था उस समय बूंदी पर किसका राज था? रतन सिंह हाड़ा का। अब देखिएगा हम सभी जानते हैं कि दोस्तों जहांगीर और अकबर ने चित्रकला पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, इसलिए मुगल शैली का स्वर्ण काल भी इन दोनों का काल कहलाता है। देखिएगा और जहांगीर तो चित्रकला के पीछे इतने दीवाने थे कि इन्होंने एक चित्रकार से चित्रकारी सीखी थी और उनका नाम था दौलत खां। लेकिन दौलत खां का आकस्मिक निधन हो गया था, तो दोस्तों जहांगीर ने अन्ना सागर झील के किनारे एक बाग का निर्माण करवाया था अपने चित्रकार दौलत खां की याद में, जिसको वर्तमान में दौलत बाग या सुभाष उद्यान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो जहांगीर भी चित्रकला का दीवाना और इधर चित्रकला का दीवाना कौन? रतन सिंह हाड़ा। देखिएगा तो जहांगीर ने इस रतन सिंह हाड़ा की चित्रकला की प्रवृत्ति को देखकर इसको एक उपाधि दी थी। जहांगीर ने रतन सिंह हाड़ा को क्या दी थी? एक उपाधि दी थी। और दोस्तों वो उपाधि थी सर बुलंद की। बताओ उपाधि किसकी थी? सर बुलंद की। ध्यान रखिएगा सर बुलंद की उपाधि जहांगीर ने रतन सिंह हाड़ा को दी थी क्योंकि इनकी चित्रकला की प्रवृत्ति अच्छी थी। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों बूंदी चित्र शैली पर एक पुस्तक भी लिखी गई है और उस पुस्तक का नाम है बूंदी चित्रावली। बताओ बूंदी की चित्रकला पर एक पुस्तक रचित है और उस पुस्तक का नाम क्या है? बूंदी चित्रावली। देखिएगा इस बूंदी चित्रावली नामक पुस्तक के जो लेखक है उन लेखक का नाम है कार्ल खंडेलवाल। बताओ बूंदी चित्रावली
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल खंडेलवाल है। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, खंडेलवाल कौन होते हैं? बनिए। और देखिएगा बनिए क्या करते हैं? बूंद बूंद करके अपना घड़ा भर लेते हैं, अर्थात खंडेलवाल बूंद बूंद भर के अपना क्या भरते हैं? घड़ा। बूंदी चित्रावली नामक पुस्तक का जो लेखक है वो कौन था? कार्ल खंडेलवाल। दोस्तों ये बूंदी चित्र शैली से संबंधित एक वीडियो था जो छूट गया था, आप इसके भी अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और इसी के साथ ये अपना चित्रकला जो टॉपिक है वो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।